अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th लेक्चर नंबर 3 के साथ हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं जी। अगर आपका ये क्वेश्चन बनाया जाए, राइट ए ब्रीफ नोट ऑन, इसका क्वेश्चन बना लेते हैं, राइट आ ब्रीफ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम। ठीक है जी, यहाँ शुरू करेंगे। वी कैन सी दैट अ प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। हम देख सकते हैं कि सी प्रोग्राम को 3 मेन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। सबसे पहला जी लिंक सेक्शन और हेडर सेक्शन। सबसे पहले हिस्से का नाम क्या है? लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। वाइल राइटिंग प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, जब आप सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख रहे हो, वी मेक एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव होता है बहुत ज़्यादा, यूज ऑफ फंक्शन, तो हम बहुत ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं दैट आर ऑलरेडी डिफाइंड इन द लैंग्वेज, जो कि लैंग्वेज के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किए गए होते हैं। ठीक है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि हम फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। बट बिफोर यूजिंग द एग्जिस्टिंग फंक्शन, लेकिन वो फंक्शन इस्तेमाल करने से पहले, हमें क्या करना पड़ता है? वी नीड टू इंक्लूड द फाइल्स, हमें वो फाइलें शामिल करनी पड़ती हैं प्रोग्राम के अंदर, वेयर दीज फंक्शंस हैव बीन डिफाइंड, वो फाइल्स जिनके अंदर फंक्शंस पड़े होते हैं, हमें पहले वो फाइल्स शामिल करनी पड़ेंगी। फाइल्स शामिल करेंगे तो ऑटोमेटिकली फंक्शन इस्तेमाल कर सकेंगे। इन फाइल्स को क्या कहते हैं जी? हेडर फाइल्स। ये फाइल्स क्या कहलाती हैं जी? हेडर फाइल्स। इन फाइल्स को हेडर फाइल्स कहते हैं। वी इंक्लूड दीज हेडर फाइल्स इन अवर प्रोग्राम। अच्छा, इन फाइल्स को इंक्लूड करने का प्रोसेस क्या है? हम लिखते हैं जी इंक्लूड स्टेटमेंट एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम के सबसे ऊपर हम यूज़ करते हैं इंक्लूड स्टेटमेंट, जिसके ज़रिए हम प्रोग्राम में हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। दोबारा पढ़ लेते हैं। सी प्रोग्राम को बेसिकली 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला हिस्सा है जी लिंक सेक्शन या हेडर सेक्शन। अब देखिए, जब हम सी के अंदर प्रोग्राम लिख रहे हो तो हमें बहुत ज़्यादा फंक्शन इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन वो जो फंक्शंस होते हैं वो कहीं ना कहीं फाइल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं। उन फाइल्स को हेडर फाइल्स कहते हैं, और उन फाइल्स के अंदर पड़े हुए फंक्शंस को इस्तेमाल करने के लिए हमें उन हेडर फाइल्स को प्रोग्राम के अंदर शामिल करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। और ये काम हम किस तरह करते हैं? कौन सी स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं? इंक्लूड स्टेटमेंट कहाँ इस्तेमाल करते हैं? टॉप ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम के सबसे ऊपर पहले। जनरल सिंटेक्स ऑफ एन इंक्लूड स्टेटमेंट इज एज फॉलोज। अब आप देख लें कि आपके पास सिंटेक्स के इंक्लूड स्टेटमेंट का हैश, ये जो है ना चौकटा, इसको आप क्या पढ़ेंगे? हैश, फिर आप लिखेंगे इंक्लूड, और ये होती है जी एंगल ब्रैकेट्स। इनके अंदर आप हेडर फाइल का नाम लिखेंगे। आपने आज तक ये वाली ब्रैकेट्स पढ़ी होंगी, ठीक है? ये ब्रैकेट्स होती हैं, इनको कहते हैं एंगल ब्रैकेट्स। क्या कहते हैं जी? एंगल ब्रैकेट्स। ये आप लगा के इन ब्रैकेट्स के अंदर क्या लिखते हैं? हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। ठीक है, और वो हेडर फाइल कोई भी हो सकती है। अब जी हम देख लेते हैं कि फिगर 1.2 है, वहाँ पे देखते हैं कि हेडर फाइल कौन सी शामिल की गई है। अब यहाँ से देख लें जी, जो होती है ना हमारे पास, ये देखें इसके अंदर तो नहीं है, ये इसमें शामिल की। अब ये देखें गौर से, यहाँ पे लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। std से बनता है स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ है, और i से बनता है इनपुट, और o से बनता है आउटपुट। और रही बात डॉट एच की, तो डॉट एच क्या है? डॉट एच एक्सटेंशन है। ठीक है, ये एक्सटेंशन क्या होती है? कि एक्सटेंशन बनाती है कि फाइल किस टाइप की है। देखिए, फाइल हेडर फाइल है ना, तो इसकी एक्सटेंशन क्या होगी? डॉट एच। ठीक है, हैश इंक्लूड stdio.h। अब ये जो फाइल है ये आपके हर सी प्रोग्राम में होगी। ठीक है, हर सी प्रोग्राम के अंदर ये फाइल शामिल होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। आपने जब यूज करने फंक्शंस, तो इसको आप लाजमी शामिल करवाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। ठीक है जी,
बैक टू द टॉपिक। अब देखते हैं बाकी इसमें क्या लिखा हुआ है। मजीद स्टैंडर्ड जो है stdio.h इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। कहता है कि वी हैव इंक्लूडेड, जब हम ऊपर देकर आए हैं, हमने stdio.h दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस। इसके अंदर क्या होते हैं, इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं। मैनी अदर हेडर फाइल्स आर आल्सो अवेलेबल, और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स होती हैं जो अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल math.h, मैथ.h है, इसके अंदर नाम से ज़ाहिर है तमाम की तमाम कौन से फंक्शन होंगे, मैथ से मतलब स्क्वायर हो गया, मॉड निकालना हो गया, बेसिक जो होती है मल्टीप्लिकेशन एडिशन, या बल्कि बेसिक से ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे, फंक्शंस होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा इसमें कि हम किस तरह स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इंक्लूड, हैश, इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर हम हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। तो जो हेडर फाइल हम हर प्रोग्राम में लाजमी शामिल करते हैं वो है जी stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस वाली फाइल है। इसके अंदर तमाम इनपुट और तमाम आउटपुट फंक्शंस की तफसीलात मौजूद हैं और ये हम लाजमी शामिल करते हैं। फिर ये कहता है कि इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारी हेडर फाइल्स इंक्लूड हैं, शामिल हैं, मतलब कि अवेलेबल हैं, जिसमें एक उसने मिसाल दी math.h, नाम ज़ाहिर है, जिसके अंदर तमाम प्री डिफाइंड मैथमेटिक फंक्शन होंगे। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया पहला हिस्सा। अब हम आएंगे दूसरे से जानब, मेन सेक्शन। सी प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा क्या कहलाता है, मेन सेक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ मेन फंक्शन। मेन को ऐसे ही लिखा जाता है, ये मेन और ये खाली ब्रैकेट्स। ठीक है, मेन ना कुछ लेता है ना कुछ रिटर्न के बाद देता है, इसको ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन ये लाजमी शामिल करना होता है। एवरी सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, हर सी प्रोग्राम को लाजमी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेन फंक्शन रखना चाहिए। एंड इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्जीक्यूशन, यहाँ से सारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन रनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है जी, ये हो गया। अब आ गया बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन लिखने के फ़ौरन बाद आप डालते हैं करली ब्रेसेस, और करली ब्रेसेस के अंदर होती हैं स्टेटमेंट्स। ये जो करली ब्रेसेस हैं ये क्या बनाती हैं, करली ब्रेस के अंदर जो लाइनें शामिल हैं, करली ब्रेस के अंदर जो स्टेटमेंट्स शामिल हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, ये बनाती हैं बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इज एनक्लोज्ड इन द करली ब्रेसेस। एनक्लोज है बंद हुई होती हैं या लिखी गई होती हैं किसके अंदर, करली ब्रेस के अंदर। ऑल द स्टेटमेंट इनसाइड दीज करली ब्रेसेस मेक द बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं, चाहे एक आए, हजार आए, 1,00,000 आए, ठीक है, वो सारी सारी क्या बनाएंगी, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन। ठीक है जी। इन द अबव प्रोग्राम द स्टेटमेंट प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड यूज द प्री डिफाइंड फंक्शन प्रिंट एफ डिस्प्ले द स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा जी, 1.2 के दोबारा चलते हैं कि इसके अंदर मेन फंक्शन और क्या किया जा रहा है। आप देखें इसमें, यहाँ से stdio.h देखें आप, वाइड मेन वाइड। अब देखिए दो तरीके से, या तो आप इसको ऐसे लिखें वाइड मेन वाइड, वाइड कहते हैं खाली को, वाइड कहते हैं खाली को, या इसको ऐसे लिखें मेन, ये ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर देखें, अब ये इतना विजिबल नहीं है, ये करली ब्रैकेट्स के अंदर एक की लाइन है और वो क्या है, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है जी, ये हेलो कर लेते हैं और सेमी कॉलन। अब इस स्टेटमेंट को हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। प्रिंट एफ एक आउटपुट फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के काम आता है। प्रिंट एफ के फौरन बाद ब्रैकेट लगती है और जो कुछ आपने स्क्रीन पर दिखाना होता है उसको इन डबल कामास के अंदर लिखते हैं। डबल कामास के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है स्क्रीन पर वही जाहिर होता है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी जो होती है मेन फंक्शन, इसके अंदर एक स्टेटमेंट भी हो सकती है, 1000 भी और 1,00,000 भी। ठीक है जी, ये डिपेंड करता है प्रोग्राम कितना बड़ा है छोटा है। ठीक है, अब इसमें यही कहा गया है कि वी कैन आल्सो क्रिएट अदर फंक्शन है प्रोग्राम, हम और फंक्शन भी बना सकते हैं, क्योंकि फंक्शन बेसिकली दो तरह के होते हैं, बिल्ट इन लगे लगाए बने बनाए और यूजर डिफाइंड। अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी है तो आप नए फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है जी, और ये फंक्शन होते हैं इनमें तब्दीलियां आप कर सकते हैं, बिल्ट इन में तब्दीलियां नहीं कर सकते, ये फ़र्क होता है। ये यहाँ यही बात कही जा रही है कि आप और फंक्शन बनाकर उनको बॉडी ऑफ मेन फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, ये पढ़ लेते हैं।
Following points must be kept in mind are to write syntactically correct C लैंग्वेज प्रोग्राम। कहता है कि जब आपने प्रोग्राम लिखना है तो प्रोग्राम को सही लिखा जाने के लिए कुछ चीज़ें जो आपने ध्यान में रखनी है। द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इन अ सी प्रोग्राम शुड बी अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस इन विच वी आर यू वांट टू योर प्रोग्राम या प्रोग्राम टू बी एग्जीक्यूटेड। जिस तरतीब में आप चाहते हैं कि प्रोग्राम चले उसी तरतीब में आप स्टेटमेंट्स भी लिखें। ऐसे नहीं कि आप चाहते हैं कि पहले नंबर पे ये चले और इसके बाद दूसरे नंबर पे ये चले, ऐसे नहीं हो सकता। सी प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल जो है प्रोग्राम का वो एक करके इसको स्किप नहीं कर सकता, वो इसके बाद इस पर आएगा। सो जिस सीक्वेंस में आप चाहते हैं कि प्रोग्राम की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो उसी सीक्वेंस में लिखें। सी लैंग्वेज इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव से मुराद सही देखें, ये अपर केस है, ये लोअर केस है, ये अपर केस है, ये लोअर केस है, यानी कि बड़ी छोटी लैंग्वेज में फर्क करता है एबीसी में। इट मीन दैट इफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड विद ऑल स्मॉल केस लेटर, यानी कि एक कीवर्ड है जिसको डिफाइन किया गया तमाम के तमाम छोटे हरफों से, और अगर हम उसका कोई हर्फ बड़ा कर दें, फॉर एग्जाम्पल हम उसको ऐसे लिख लें, तो सी प्रोग्राम उसको नहीं मानेगा। ठीक है जी। फार्मर्स अ कीवर्ड वेयर लेटर्स आर नॉट, कहा गया कि ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड नहीं है। ठीक है। ई स्टेटमेंट एंड विद सेमी कॉलन सिंबल। सी प्रोग्राम की अंदर जो मेन फंक्शन की बॉडीज की हर स्टेटमेंट एंड होती है सेमी कॉलन से। सेमी कॉलन को कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। टर्मिनेटर होता है खत्म करना, टर्मिनेटर खत्म करने वाला। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं तो आप पूरा जुमला लिखने के बाद क्या डालते हैं, फुल स्टॉप। उर्दू में लिखते हैं तो आप क्या डालते हैं, आप ये डैश डालते हैं। ठीक है। इस तरह सी लैंग्वेज है ना बाकायदा, इसके भी अपने रूल्स हैं। इसमें भी हर जुमला किस पे एंड होता है, सेमी कॉलन से। अगर आप सेमी कॉलन, ये एक डॉट होता है और एक कामा होता है, इट इज कॉल्ड सेमी कॉलन। दोनों डॉट हो तो ये कॉलन होते हैं, एक डॉट एक कामा हो तो सेमी कॉलन। अगर ये नहीं लिखेंगे तो आपके प्रोग्राम के अंदर क्या हो जाएगा जी, एरर वाक़ हो जाएगा। अब इसमें आपने ये करना है कि ये प्रोग्राम आपने खुद देखना है, अपना जायज़ा लें और देखें कि आपको ये किस हद तक समझ आए। इसमें एक फाइल stdio.h है हेडर फाइल, और एक conio.h है। ठीक है। conio.h क्यों ऐड की, क्योंकि आपके पास गेट सी एच एक फंक्शन इस्तेमाल किया गया और वो फंक्शन डेफिनेटली किसके अंदर है, conio.h के अंदर। ठीक है। तब उसको शामिल कराया गया। ठीक है जी। ये था हमारा लेक्चर नंबर 3 में। पूरी उम्मीद करती हूँ आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 4 से हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।